हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था से संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो गैसियस स्टेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं या कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स फोर्सेज ऑफ यानी कि मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मिनिमम, यानी कि जो फोर्सेज का अट्रैक्शन होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच, पार्टिकल्स के बीच, वो भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच, वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, इज नोन एज गैसियस स्टेट। यानी कि यहाँ पर अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो मॉलिकुलर फोर्सेज वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो एक स्टेट ऑफ मैटर इन विच अगर देखा जाए तो मॉलिकुलर फोर्सेज जो हैं, मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा है, यहाँ पे मिनिमम है। मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, यहाँ पे मिनिमम है, वो भी किसके किसके बीच, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसी को हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट का नाम देते हैं। क्लियर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इट इज द सिंपलेस्ट स्टेट एंड सोज ग्रेट यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। यानी कि अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट बोलते हैं। और जो गैसियस स्टेट है ये सिंपलेस्ट स्टेट माना जाता है। कैसा माना जाता है, सिंपलेस्ट स्टेट माना जाता है, यानी कि सबसे साधारण अवस्था मानी जाती है। यहीं पे सबसे पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। पहला है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में यहाँ पे है। तो सबसे पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज में देखें तो गैसेज और देयर मिक्सचर्स आर होमोजीनस इन कंपोजिशन, यानी कि गैस या उनका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है। तो गैसेस और देयर मिक्सचर, गैस और उनका मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, होमोजीनस इन कंपोजिशन, आर होमोजीनस इन कंपोजिशन, यानी कि समांगी मिश्रण होता है इनका। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट इसके अंतर्गत है वो है गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, यानी कि वेरी लो डेंसिटी, और इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी इसमें होती है। इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी के साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी भी पाई जाती है, यानी कि एक्सपेंशन के साथ साथ इसमें कंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर गैस का प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा है तो गैस को हम संपीड भी कर सकते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि इसका मतलब है एक्सर्ट प्रेशर, क्या अप्लाई करते हैं, दाब लगाते हैं, एक्सर्ट प्रेशर, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। इसी के साथ साथ
हाई डिफ्यूजिबिलिटी भी है, यानी कि विसरण की दर इनकी ज़्यादा होती है। हाई डिफ्यूजिबिलिटी भी है, विसरण की दर ज़्यादा होती है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बड़ी जल्दी ये क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो इनका निश्चित कोई आकार होता है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव very rapidly in all directions, यानी कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैपिडली सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो भी रैंडम मैनर में, इन ऑल डायरेक्शन विथ रैंडम मैनर। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से वो क्या करते हैं, हर जगह मूव करते हैं। रैंडम मैनर का मतलब होता है अनियमित रूप से ये मूव करते हैं। साथ ही साथ इनकी अगर देखी जाए तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो कैसी होती है, हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है किसकी, गैसेज की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोलिजन की, ठीक है, इसके बारे में, कोलिजन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोलिजन के लिए यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा कि गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर विथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, यानी कि कोलाइड्स विथ अदर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। और ये जो इनका कोलिजन होता है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इनका होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि इनको हम आसानी से द्रवित कर सकते हैं, अर्थात इनको लिक्विफाइड कर सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं। कैन बी लिक्विफाइड इफ सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल और हाई प्रेशर। ठीक है, इफ सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर, लेकिन कब, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर या एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्रांतिक ताप पर इनको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी कि इनको हम द्रवीकृत भी कर सकते हैं, कैन बी लिक्विफाइड। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो थर्मल एनर्जी ऑफ गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। thermal energy of gases is more greater than molecular attraction। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ज़्यादा इनकी थर्मल एनर्जी होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो गैसेज होती हैं ये गैस लॉ को फॉलो करती हैं।
गैसेज ओबे गैस लॉ, यानी कि गैस के नियम को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स आपने देखे हैं ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो ये गैस की क्या होती हैं, यहाँ पे विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और वो है आपका यहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ ही साथ यहाँ पे गेलुसॉक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, ये आपके नियम हैं, वो भी किसके लिए, गैसेज के नियम हैं। तो गैस लॉ के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम आइडियल गैस लॉ भी कह सकते हैं, गैस लॉ भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस लॉ, क्योंकि जो गैसेज हैं वो गैस लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट है वो है गैस लॉ के बारे में। गैस लॉज, जिसमें से सबसे पहला है वो है बॉयल्स लॉ। सबसे पहला है वो है बॉयल्स लॉ, जिसे हम कहते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल्स लॉ 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो वेरिएबल्स हैं, गैस के जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसमें इन्होंने क्या किया था, रिलेशन बताया था। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, यानी कि पहली बात तो ये समझ लीजिए 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने इस स्टेटमेंट को दिया था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इट स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature, ठीक है, for a fixed amount of gas at constant temperature, the gas volume is inversely proportional to the gas pressure. The gas volume is inversely proportional to the gas pressure, यानी कि अगर हम देखें तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर हम देखें तो अगर गैस का अमाउंट क्या कर दिया जाए, फिक्स्ड कर दिया जाए, वो भी किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि नियत ताप पर। अगर हम यहाँ पे देखें तो नियत ताप पर जो गैस का वॉल्यूम है वो हमेशा कैसा होगा, इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से प्रेशर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे वॉल्यूम के, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब, वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट भी है गैस का, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। अगर देखा जाए तो रिलेशन ये है, यानी कि स्टेटमेंट कहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/V यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हटा करके कांस्टेंट लाएंगे तो P इक्वल टू K अपॉन आपको क्या मिलेगा, V। P इक्वल टू क्या मिलेगा, K अपॉन V आपको मिलेगा। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से PV इक्वल टू K, यानी कि K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो एक फार्मूला मिलेगा, वो है P1V1 इक्वल टू P2V2, ऐसे एंड सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो P1V1 इक्वल टू P2V2 ये आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि 2 या 2 से अधिक गैसें के लिए होता है। ठीक है, P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि K कांस्टेंट है तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ के लिए। ठीक है, किसके लिए,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगला है बॉयल्स लॉ, आप समझ गए हैं। बॉयल्स लॉ 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल द्वारा दिया गया, इसको डिस्कवर किया गया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, वो भी कब, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि नियत ताप पर अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फॉर्मूला आपको फाइनली P1V1 इक्वल टू कितना मिलता है, P2V2, वो भी कब, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास पर आपको ये वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसका क्या है, कैसा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको हम ग्राफ पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे पहचानेंगे आप। सबसे पहली बात, अगर हम P और B के बीच ग्राफ खींचें, ठीक है, किसके किसके बीच, P और B के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, वो भी कुछ इस तरीके से, ये मान लो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो P और B के बीच अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचें तो ऐसे समय में जो ग्राफ होगा अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग, थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये है और ये ऐसे, ठीक है, ये टेम्परेचर कितना हो गया, T1, ये T2 और ये T3 है। तीन टेम्परेचर पर हमने P और B के बीच ग्राफ देखा है, T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया। ऐसे समय में ये बात ध्यान में रखना है, T1 से बड़ा T2 टेम्परेचर है और इससे बड़ा कितना है, T3 है, तो P और B के बीच है ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। यानी कि ग्राफ बिटवीन P एंड B अगर हम देखें तो वो भी कब, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो इसे हम कहते हैं आइसोथर्म का नाम देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ बिटवीन P एंड B, बिटवीन P एंड B एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, आइसोथर्म। जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये आपका क्या होगा, हाइपरबोला होगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो हाइपरबोला है, साथ ही साथ अगर हम देखें यहीं पे तो ये हो गया P और B के बीच आपका ग्राफ मिल गया। यहीं पे P और इनवर्सली प्रोपोर्शनल B, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे, तो उसके बीच अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये मान लेते हैं प्रेशर है और इधर जो एक्सिस लिया है यहाँ पे 1/V लिया है, ठीक है। अभी P और सिर्फ वॉल्यूम के बीच देख रहे थे और यहाँ पे अब P और 1/V के लिए अगर आप देखेंगे तो ऐसे समय में ओरिजिन से होके जाएगा और जो टेम्परेचर है, अगर फिर से वही टेम्परेचर T1, T2, T3 ले ले तो चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया T1, ये T2 और ये T3 के लिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। T1, T2 और T3 के लिए ये ग्राफ है जहाँ पे T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका है T3 है। तो ऐसे समय में आपका T1 लेस देन T2 लेस देन T3 यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर हम PB और P पे हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, PB और P के लिए ग्राफ बनाएं, ठीक है। अगला ग्राफ है वो है PB और P के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से, T1 ये T2 टेम्परेचर पे और ये T3, यहाँ पे T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये सिचुएशन। तो तीन ग्राफ हमने आपको बताया। एक ग्राफ आपका है P और B के बीच, एक ग्राफ है आपका यहाँ पर वो है अगर देखा जाए तो P इनवर्सली V के बीच, ठीक है, ये हो गया। और एक ग्राफ है PB और P के बीच ग्राफ है। अगला जो ग्राफ है वो log P और साथ ही साथ log 1/V के टर्म में है, ठीक है। log P और log 1/V के टर्म में है। तो अगला ग्राफ जो है वो हम यहाँ पे बना देते हैं।
किसके टर्म में है, log p और log 1/v के फॉर्म में है। ठीक है, अगला जो ग्राफ है log p और log 1/v के फॉर्म में है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, और ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, वो भी ऊपर की तरफ। तो ये हो गया आपका किसके लिए, log किसके लिए यहाँ पे p और log 1/v के लिए ग्राफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एट कांस्टेंट मास और टेम्परेचर, जैसा कि बॉयल्स लॉ ने बताया था, ठीक है, तो डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, ये भी आपने पढ़ा है। तो कुछ रिलेशन ऐसे भी है जहाँ पे आपको ये समझना है कि जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/v के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v के है। तो ऐसे समय में डेंसिटी का भी यहाँ पे डायरेक्टली d मतलब डेंसिटी होगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। और जैसा कि आपको पता है कि मास कैसा है, फिक्स्ड है यानी कि कांस्टेंट है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और ये आपका ऊपर की तरफ वॉल्यूम की जगह अगर मास अपॉन डेंसिटी रखेंगे तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ऐसे समय में जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर देखा जाए तो P1/P2 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू D1/D2, ठीक है, या फिर P1/V1 इक्वल टू P2/V2। और साथ ही साथ ये अगर देखा जाए तो आपका K के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी हम एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं यानी कि ऊंचाइयों पर, तो प्रेशर यानी कि P इज लो, D ऑफ एयर इज लेस, यानी कि डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती है और प्रेशर भी जिसकी वजह से कम होता है। और इसीलिए हमको माउंटेन्स पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ल्स लॉ। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, गैस लॉ से रिलेटेड बॉयल्स लॉ। अब अगला है वो है चार्ल्स लॉ। गैस लॉ के अंतर्गत नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो जनरली जो चार्ल्स लॉ है इसको जैक्वस चार्ल्स ने दिया था, वो भी 1787 में जैक्वस चार्ल्स ने दिया था। जैक्वस चार्ल्स ने इसको दिया था। ठीक है, कब, 1787 में इसको जैक्वस चार्ल्स ने दिया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं इसका, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि अगर हम दाब को कांस्टेंट रख दें, यानी कि जो दाब है, यानी कि अगर हम देखें प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो ऐसे समय में जो वॉल्यूम होगा यानी कि जो यहाँ पे आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ऐसे समय में अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T
और यहाँ से v इक्वल टू किसके बराबर आएगा, kT के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं v अपॉन टी इक्वल टू के, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2 इक्वल टू किसके बराबर, k के बराबर। तो ये भी आपका इक्वेशन निकलता है। अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेज हो तो उनके लिए हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहली बात तो ये समझिएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, केल्विन में निकलता है, और इसके लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। केल्विन में वैल्यू निकलती है और हम डिग्री सेल्सियस में 273 यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको डिग्री अगर देखा जाए तो हमको केल्विन में वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी के साथ साथ अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़े तो चार्ल्स लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ बनाए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर किस में, केल्विन में, और जो वॉल्यूम है उसके और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसे समय में जो ग्राफ होगा हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम और T डिग्री सेल्सियस पर बनाए, कितने पे बनाए, T डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखिएगा, जो कि टेम्परेचर आपका किस में था, केल्विन में था, तो हमने बनाया था। ये जो कैपिटल T है ये केल्विन में लिया गया है, तब यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है। यहीं पे अगर हम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में ले लें और वॉल्यूम ले लें, तो वॉल्यूम और T डिग्री सेल्सियस के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको पीछे मिलाइए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। पीछे जहाँ पे आपने मिलाया है वो माइनस में 273.5 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा तो 273.15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस में यही चीज़ लिया है। यहाँ पे पहले केल्विन में था, डिग्री सेल्सियस में हो गया, डिग्री सेल्सियस में निगेटिव में यहाँ पे जाके जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पर आप ये गैपिंग देख रहे हैं, इस गैपिंग का मतलब है वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर पर मोल, कितना है, 22.4 लीटर पर मोल यहाँ पर ये वैल्यू है। ठीक है, जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V0 से डिनोट करते हैं। और ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेंसिटी के टर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है 1/v। अगर मास अपॉन वॉल्यूम के केस में देखें तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम और उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे 1/t हो जाएगा। तो d1/d2 इक्वल टू यहाँ पे v2/v1 इक्वल टू यहाँ पे t2/t1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। d1/d2 इक्वल टू v2/v1 इक्वल टू t2/t1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम देखें तो जनरली यूज ऑफ हॉट एयर बैलून्स इन स्पोर्ट्स एंड मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस इन एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी कि अगर हम मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस देखें या एयर बैलून्स इन स्पोर्ट्स देखें तो उसमें हम हॉट एयर का जो प्रयोग करते हैं वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम नेक्स्ट यहाँ पे वो है आपका गै-लुसैक्स लॉ, जो कि यहाँ पे 4 लॉ के बाद मैं बताने जा रहा हूँ। इसको जनरली हम एमोंटॉन्स लॉ भी कहते हैं, जनरली ऑल्सो नोन एज एमोंटॉन्स लॉ भी कहा जाता है। इसे हम एमोंटॉन्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसे 1802 ईस्वी में दिया गया था। 1802 ईस्वी में किसके द्वारा? जोसेफ गै-लुसैक्स द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ गै-लुसैक्स द्वारा इसको 1802 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने जनरली प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच यहाँ पे रिलेशन बताया था। अकॉर्डिंग टू अगर हम एमोंटॉन्स लॉ देखें तो द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ अ गैस, यानी कि आपके पास जो गैस का मास दिया गया है वो कैसा दिया गया है? फिक्स्ड दिया गया है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, is directly proportional to the absolute temperature at constant absolute temperature at constant volume, यानी कि नियत आयतन पर अगर हम देखें तो नियत आयतन पर यहाँ पर जो प्रेशर है गिवन मास का, यानी कि गैस का, वो हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होता है। यानी कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। वो भी कब? जब कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास, यानी कि द्रव्यमान और जो आयतन है वो अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से P बराबर क्या मिलेगा आपको? KT, यानी कि P/T इक्वल टू K कांस्टेंट है। ये कैसा है? कांस्टेंट है। और यहाँ से अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैस के लिए देखेंगे तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इक्वल टू किसके होगा? K के बराबर होगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस के लिए P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू K, ये 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस के लिए है, ठीक है। यहीं पे अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं तो ग्राफ द्वारा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जनरली P और कैपिटल T के बीच पहला ग्राफ, P और कैपिटल T यानी कि केल्विन में टेम्परेचर के बीच पहला ग्राफ है, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहीं पे अगर हम अलग अलग वॉल्यूम्स में ले लें, वॉल्यूम्स को हम ग्रेटर करते चले तो ऐसे समय में ये P है और ये क्या है? T है, जो कि केल्विन में है। तो मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि अगर हम देखें तो V1 से बड़ा ज़्यादा V2 है, V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3 एंड लेस देन V4, ऐसा आपको कंडीशन दिया गया है। यानी कि हर एक में आपको वॉल्यूम डिफरेंट रखा गया है। तो ऐसे समय में ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे और यहाँ पे ये V4 होगा, ये V3, ये V2 और V1। स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगा? V1 का होगा, ठीक है। और सभी के सभी ग्राफ कहाँ से जाएंगे? यहाँ पे ओरिजिन से होके जाएंगे। कहाँ से होके जाएंगे? ओरिजिन से होके जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच है? P और T के बीच का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका नाम है अवोगाद्रोज लॉ।
ठीक है। नेक्स्ट गै-लुसैक लॉ के बाद वो है अगला, जिसे हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रोज लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट है वो है अवोगाद्रोज लॉ। जिसे हम अवोगाद्रो का नियम भी कहते हैं, अवोगाद्रोज लॉ, जिसमें अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम देखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अगर देखें कितने गैसेज का, 2 गैसेज का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेज, एनी टू गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 2 गैसेस दी गई हैं और दोनों गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, वो भी तापमान समान है और दाब भी समान है। तो ऐसे समय में ये अपने अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारे पास अगर 2 गैसेज हैं और उन दोनों गैसेज का इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्या है, समान है, तो ऐसे समय में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों गैसेज में सेम होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n से डिनोट करें तो V शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, लेकिन एट कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि तापमान जो है वो कांस्टेंट हो, प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट हो। इसको अगर लिखेंगे तो V इक्वल टू के एन से डिनोट करेंगे, V इक्वल टू के एन, यहाँ पे V अपॉन एन इक्वल टू के, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा गैस के लिए अगर मिलेगा तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू एंड सो ऑन करके यहाँ पे कांस्टेंट, ये फार्मूला आपको मिलता है। V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेज हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और वो नंबर कितना है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। हमेशा रखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल गैस में अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में यहाँ पे आयंस भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, ठीक है, एटम्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे आपके लिए, किसके लिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।